हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। इससे पहले हम प्रकाश का आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो चैप्टर आपका चला था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसमें आपको हम प्रिज्म के बारे में पढ़ा दिए थे। प्रिज्म से किस तरह वर्ण विक्षेपण होता है, ये सब के चीज बारे में हम बता दिए थे। बताएगा जो वर्ण विक्षेपण होता है उसमें सबसे नीचे कौन सा कलर होता है? बैगनी। सबसे ऊपर कौन सा कलर? लाल। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, सबसे कम तरंगदैर्घ्य, यहाँ तक आपको बता दिए थे। अब जो बताने जा रहे हैं, देखिएगा न्यूटन का प्रयोग द्वारा, यहाँ पर समझिएगा, न्यूटन ने प्रयोग करके दिखाया था। बहुत सारे लोगों का कहना था कि नहीं, सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा था कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग नहीं होते। तो न्यूटन ने प्रयोग करके दिखाया था, न्यूटन का प्रयोग। अब देखिएगा न्यूटन ने प्रयोग कैसे किया था। जो एक धातु का तख्ती लिया था, एक धातु को क्या लिया था? तख्ती। यहाँ पे समझिएगा, एक धातु का तख्ती या कूट का तख्ती लिया था। तख्ती का मतलब होता है बना हुआ फ्रेम। इसको 7 बराबर भागों में बांट दिया। इसे 7 बराबर भागों में क्या कर दिया? बांट दिया गया। कितने भागों में? 7। एक भाग और देख लीजिए, इसे 7 बराबर भागों में बांट दिया गया। न्यूटन ने एक कूट के तख्ती को लिया और इसे कितने बराबर भागों में बांट दिया? 7 बराबर भागों में बांट दिया। इसमें 7 भाग को अलग अलग कलर से रंग दिया, जिसको नाम दिया गया विज़बियोर, VIGBYOR। इसका नाम क्या चीज़ दिया गया? विज़बियोर। इसको एक स्टैंड से खड़ा कर दिया गया। क्या चीज़ से खड़ा कर दिया गया? स्टैंड से। और जब इसको फित्ता के सहारे, यहाँ समझिएगा, जब इस चक्के को फित्ता के सहारे तेजी से घुमाया गया, जब इस चक्की को फित्ता के सहारे तेजी से घुमाया गया, तो बताइए इसमें कितने रंग भरे हैं? 7। इस 7 रंग के जगह पे हमको सिर्फ श्वेत रंग दिखाई देता है। 7 रंग के जगह पे कौन सा रंग दिखाई देता है? श्वेत रंग दिखाई देता है। तो इससे साबित होता है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का। फिर से समझिएगा कि न्यूटन ने एक धातु या कूट के फ्रेम बनाया, जिसमें उसको 7 बराबर भागों में बांट दिया गया। और 7 बराबर भागों में बांटने के बाद उसमें सभी को अलग अलग रंग से रंगा गया कि सिर्फ एक ही रंग से? अलग अलग रंग से। और उसको एक स्टैंड पे खड़ा करके जब इसके फित्ता को सहारे, जब इसे फित्ता के सहारे किसी तेजी से घुमाया गया, जब फित्ता के सहारे इसको तेजी से घुमाया गया, तो 7 रंग की वजह से कितने रंग दिखाई दिए? 7 रंग के जगह पे एक रंग दिखाई देते। इससे साबित होता है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंग। क्योंकि भैया यहाँ पे जब 7 रंग को तेजी से घुमाया गया, तो 7 रंग के जगह पे कितने रंग दिखाई दे रहा है? एक रंग दिखाई दे रहा है। मतलब दिखाई देना चाहिए था 7 रंग, लेकिन दिखाई सिर्फ कितने रंग दे रहे हैं? एक रंग दिखाई दे रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि बताइए सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। पहला ये लिखिएगा, उसके बाद दूसरा का चलते हैं। लिखिएगा पहला, विभिन्न प्रयोग द्वारा यह दिखाएं कि, हेडिंग मारिएगा, विभिन्न प्रयोग द्वारा। तो बताइएगा सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो लिखिएगा पहला, हेडिंग मारिए, विभिन्न प्रयोग द्वारा यह दिखाएं कि, विभिन्न प्रयोग द्वारा यह दिखाएं कि, विभिन्न प्रयोग द्वारा यह दिखाएं कि सूर्य का श्वेत प्रकाश, विभिन्न प्रयोग द्वारा यह दिखाएं कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। विभिन्न प्रयोग द्वारा यह दिखाएं कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। इसे बोलते हैं न्यूटन का वर्ण चक्र। न्यूटन का चक्र बोलते हैं। आइएगा, ये प्रयोग 1 है, एक्सपेरिमेंट 1 फर्स्ट। इसी को बोलते हैं न्यूटन का चक्र। न्यूटन का चक्र, न्यूटन का चक्र। इसको कर करके फिगर उतारिएगा, उसके बाद फिर इसमें हम लिखाएंगे। जल्दी इसको फिगर को उतारिए। चलिए यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा न्यूटन ने एक धातु का या कूट का एक गोल चक्का बनाया, चक्ति बनाया, तख्ती बोल सकते हैं इसको, तख्ती बनाया, जिसे कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में। और 7 भाग को बताइए एक ही कलर से रंगा गया कि अलग अलग कलर से? अलग अलग कलर से रंगा गया। और जब इसे किसी स्टैंड के सहारे खड़ा किया जाता है और इसको जब तेजी से घुमाया गया, तो 7 रंग के बजाय कितने रंग दिखाई देते हैं? एक रंग दिखाई देते हैं। 7 रंग के बजाय कितने रंग दिखाई देते हैं? एक रंग दिखाई देते हैं। इससे साबित होता है कि भैया सूर्य के श्वेत प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का। प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। तो लिखेगा इसमें, लिखेगा सबसे पहले न्यूटन ने यह दिखाया कि, सबसे पहले न्यूटन ने यह दिखाया कि, सबसे पहले न्यूटन ने यह दिखाया कि, सबसे पहले न्यूटन ने यह दिखाया कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है।
सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। सबसे पहले न्यूटन ने यह दिखाया कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसके लिए उन्होंने धातु या कूट की बनी एक तख्ती को लिया। इस तख्ती को 7 बराबर भाग में इस तख्ती को 7 बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में बांट दिया। इस तख्ती को 7 बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में बांट दिया और सातों को 7 रंग से रंग कर और सातों को 7 रंग से रंग कर जब किसी फित्ते के सहारे तेजी से घुमाया गया तो 7 रंग के बजाय सफेद रंग दिखाई देने लगा। सफेद रंग दिखाई देने लगा जो यह बताता है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। चलिए आगे आइएगा, सेकंड टॉपिक पढ़ना है। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखिएगा। अवयवी रंगों द्वारा श्वेत प्रकाश प्राप्त करना। अवयवी रंगों द्वारा क्या चीज प्राप्त करना? श्वेत प्रकाश प्राप्त करना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त मतलब जिसको स्पेक्ट्रम या वर्णपट बोलते हैं, स्पेक्ट्रम या इसी को वर्णपट बोला जाता है। 7 रंगों की रंगीन पट्टी को यहाँ स्पेक्ट्रम या कैसे कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। स्पेक्ट्रम या वर्णपट प्राप्त करने के लिए, वर्णपट करने के लिए सर्वप्रथम प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था? न्यूटन ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए स्पेक्ट्रम या वर्णपट प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था? न्यूटन ने। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अवयवी रंग मतलब 7 रंग से कौन सा रंग प्राप्त करना है? श्वेत रंग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ, देखिएगा 2 प्रिज्म लिया गया। कितना प्रिज्म? 2 प्रिज्म। एक प्रिज्म का नाम ए दिया गया और दूसरा का प्रिज्म उलट के रखा गया जिसका नाम बी दिया गया। इस प्रिज्म का नाम बी दिया गया। बताएगा कितने प्रिज्म लिया गया? 2। जब यहाँ से श्वेत प्रकाश, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोगों का कहना था कि नहीं, सूर्य का, पहले लोगों का मानना था कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण नहीं होता है, ये प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है। कौन रंग उत्पन्न करता है? प्रिज्म। तो यहाँ पे साबित करके दिखाना था कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है, सूर्य के श्वेत प्रकाश में ही 7 रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो देखिएगा जब यहाँ से श्वेत प्रकाश गया,
श्वेत प्रकाश, तो बताइए कितने भागों में बट जाएगा? 7 रंगों में बट जाएगा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश गया तो बताइए एक प्रिज्म को सीधा रखेगा, दूसरे प्रिज्म को क्या चीज रखेगा? उल्टा। तो बताइए यहाँ पे आपका श्वेत प्रकाश है, ये कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। ये कौन सा रंग है? अवयवी रंग। अवयवी रंग, अवयवी रंग। बताओ एक प्रिज्म को ऐसा रखा गया, एक प्रिज्म दूसरे प्रिज्म को इस प्रकार सेट किया गया कि पहले प्रिज्म से जितने भी वन विक्षेपण की घटना हुआ है दूसरे प्रिज्म पर डायरेक्ट पड़े। अच्छा, जब यहाँ से जाएगा, ये देखिएगा, ये सातों रंग मिलके जाता है तो यहाँ से ही सफेद रंग बन जाता है। कौन सा रंग बन जाता है? श्वेत रंग बन जाता है, श्वेत प्रकाश। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले प्रिज्म को इस प्रकार, पहले प्रिज्म और दूसरे प्रिज्म को इस प्रकार सेट किया गया कि पहले प्रिज्म एक दूसरे को क्या चीज रखा जाता है? उल्टा रखा जाता है। पहले प्रिज्म को ए नाम दिया गया, दूसरे प्रिज्म को क्या चीज नाम दिया गया? बी। पहले प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो कितने भाग में बढ़ जाता है? और दूसरे प्रिज्म को इस प्रकार सेट किया जाता है कि सातों प्रकाश दूसरे प्रिज्म पर पड़े, और जब दूसरे प्रिज्म से इस सातों प्रकाश गुजरता है तो कितने, कौन सा रंग बन जाता है? भैया इससे साबित होता है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि जब पहले प्रिज्म से जा रहा था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब पहले प्रिज्म से प्रकाश होकर जा रहा था तो कितने भाग में बटा? तो बताओ जब दूसरे प्रिज्म, जब प्रिज्म में रंग उत्पन्न करता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब प्रिज्म में रंग उत्पन्न करता है तो पहला से के गो रंग बना था? 7 गो। तो दूसरा का से एगो से बन, बताओ एगो जा रहा था तो 7 गो बन रहा था, तो यहाँ पे 7 गो गया, तो 7 गो से 49 गो बनना चाहिए था। 7 सत्ते 49। एक प्रकाश से जब 7 गो बन रहा था तो 7 गो से के गो बनना चाहिए था? 49 से। लेकिन यहाँ से साबित होता है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में ही 7 रंगों का क्या होता है? मिश्रण। नहीं तो भैया यहाँ पे अगर इस पहले प्रिज्म से 7 रंग बना तो दूसरे प्रिज्म से 49 रंग बनना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता है। दूसरे प्रिज्म से सिर्फ श्वेत रंग ही बनता है। दूसरे प्रिज्म से कौन सा रंग बनता है? श्वेत रंग। इससे साबित होता है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि जब पहले प्रिज्म से वन विक्षेपण की घटना हुआ तो 7 प्रकाश निकला, और दूसरे से निकलना चाहिए था 7 तो 49। अगर रंग उत्पन्न करता तो दूसरे से कितना निकलना चाहिए था? 49। क्या इस प्रकार निकला? कौन सा रंग निकलता है? तो इससे साबित होता है कि क्या प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है कि नहीं करता है? नहीं, प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता। अगर रंग उत्पन्न करता तो 7 7 49 को बनाना चाहिए था, जबकि यहाँ पर श्वेत प्रकाश निकलता है। तो लिखिएगा इसके बारे में, हेडिंग मारिएगा, अवयवी रंगों से पुनः श्वेत प्रकाश निर्माण करना। अवयवी रंगों से, हेडिंग मारिएगा, अवयवी रंगों से, अवयवी रंगों से पुनः श्वेत प्रकाश का निर्माण। 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 चलिए उसमें पहले नीचे लिखेगा पॉइंट में बताएगा। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था? न्यूटन ने। तो पॉइंट में लिखिएगा, सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, 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 सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए न्यूटन ने सर्वप्रथम प्रिज्म का उपयोग किया था। न्यूटन ने सर्वप्रथम प्रिज्म का उपयोग किया था। न्यूटन ने सर्वप्रथम प्रिज्म का उपयोग किया था। अब आएगा, इस फिगर को हम दोबारा बना देते हैं ताकि आप फिगर पहले बना लीजिएगा। अब बताइएगा, जब पहले प्रिज्म से एक प्रकाश गया श्वेत प्रकाश, तो कितने भागों में बटा? और दूसरे प्रिज्म से ये सातों मिलकर के गो बन गया? एगो। इससे पता चलता है कि क्या प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिगर बना रहे हैं, देखिएगा, ये आपका सीधा प्रिज्म है, एक प्रिज्म को सीधा रखा जाता है, इसको ए नाम दिए हैं। पहले प्रिज्म को कौन सा नाम दिए हैं? इससे जब श्वेत प्रकाश गया, देखिएगा, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश आया तो कितने भागों में बट जाएगा? 7 भागों में बट जाएगा। 2 3 4 5 6 7। अब दूसरे प्रिज्म को इस तरह रखा जाए कि डायरेक्ट उसी पे पड़े। ये सातों प्रकाश इस प्रिज्म पर पड़े। अब यहाँ पे ध्यान, ये उल्टा प्रिज्म है, उल्टा। इस प्रिज्म का नाम हम बी देते हैं। जब सातों प्रकाश इससे होकर गुजरता है, जब सातों प्रकाश इससे होकर गुजरता है
तो बताओ इससे कितने रंग निकलते हैं? एक रंग। कितने रंग निकलते हैं? एक रंग, श्वेत प्रकाश। अच्छा, यहाँ से चला था कौन सा प्रकाश, निकला भी कौन सा रंग? श्वेत प्रकाश। तो बताएगा जब प्रिज्म से होकर पहले प्रिज्म से गया तो कितने भागों में बट गया, और दूसरे प्रिज्म से गया तो सातों मिलकर क्या चीज बन गया? एक प्रकाश, श्वेत प्रकाश बन गया। तो इससे पता चलता भैया प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता। नहीं तो अगर प्रिज्म रंग उत्पन्न करता तो जब पहले प्रिज्म से चला था तो 7 को बना था, तो दूसरे प्रिज्म से क्या को बनना चाहिए था? 49 को। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है, इससे साबित होता है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता। तो फिगर को जल्दी बनाइएगा। चलिए तो लिखिएगा इसके बारे में, लिखिएगा यह दिखाने के लिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। यह दिखाने के लिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। यह दिखाने के लिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। इसके लिए दो प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। इसके लिए दो प्रिज्म एक दूसरे के सापेक्ष उल्टा रखते हैं। इसके लिए दो प्रिज्म एक दूसरे के सापेक्ष उल्टा रखते हैं। इसके लिए दो प्रिज्म एक दूसरे के सापेक्ष उल्टा रखते हैं। पहले प्रिज्म से जब उल्टा रखते हैं, पहले प्रिज्म से जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रवाहित किया जाता है, पहले प्रिज्म से जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रवाहित किया जाता है, पहले प्रिज्म से जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रवाहित किया जाता है, पहले प्रिज्म से जब सूर्य का श्वेत प्रकाश क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है, तब तो कर दीजिएगा। तो वर्ण विक्षेपण क्रिया के कारण कितने भागों में बट जाता है? हाँ, तो वर्ण विक्षेपण क्रिया के कारण यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो वर्ण विक्षेपण क्रिया के कारण यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वर्ण विक्षेपण क्रिया के कारण यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अब दूसरे प्रिज्म B को दूसरे प्रिज्म B को उलटकर इस प्रकार व्यवस्थित रखते हैं। दूसरे प्रिज्म B को उलटकर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। दूसरे प्रिज्म B को उलटकर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। दूसरे प्रिज्म B को उलटकर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। दूसरे प्रिज्म B को उलटकर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि ये सातों किरणें दूसरे प्रिज्म पर डायरेक्ट रूप से पड़े। दूसरे प्रिज्म पर डायरेक्ट पड़ता है। 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 यदि प्रिज्म रंग उत्पन्न करता तो दूसरे प्रिज्म से 49 रंग दिखाई देना चाहिए था। यदि प्रिज्म रंग उत्पन्न करता तो दूसरे प्रिज्म से 49 रंग दिखाई देना चाहिए था। यदि प्रिज्म रंग उत्पन्न करता तो दूसरे प्रिज्म से 49 रंग दिखाई देना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता है। 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 परंतु ऐसा नहीं होता है।
केवल श्वेत रंग दिखाई देते हैं, केवल श्वेत रंग दिखाई देते हैं, केवल श्वेत रंग दिखाई देते हैं, केवल श्वेत रंग दिखाई देते हैं। अतः इससे साबित होता है कि 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 प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करते हैं। अतः इससे साबित होता है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करते हैं, प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करते हैं, प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में ही 7 रंगों का मिश्रण होता है, बल्कि सूर्य का श्वेत प्रकाश ही 7 रंगों का मिश्रण होता है। अतः इससे साबित होता है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करते हैं। अतः इससे साबित होता है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि सूर्य का श्वेत प्रकाश ही 7 रंगों का मिश्रण होता है, बल्कि सूर्य का श्वेत प्रकाश ही 7 रंगों का मिश्रण होता है। चलिए आइए अगला पढ़ना है वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला घटना पढ़ना है वायुमंडलीय अपवर्तन। रुकिएगा, अगला टॉपिक पढ़ना है वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, समझिएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब यहाँ पर समझिएगा, हमारी आसपास की हवाएं, हमारी आसपास की हवाएं गर्म और ठंडी दोनों होती है। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे आसपास की जो हवा होता है एक ठंडा हवा होता है और एक गर्म हवा होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारे आसपास की जो हवाएं होती हैं एक ठंडी हवा होती है, दूसरा का क्या होता है, गर्म हवा होता है। ठंडी हवा जो होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठंडी हवा संघनन माध्यम का काम करता है, संघनन माध्यम का। और विरल जो गाती गर्म हवा है विरल माध्यम का काम करता है। अब यहाँ पे ध्यान, जो गर्म, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो गर्म हमारे आसपास की हवाएं जो होती है ठंडी और गर्म दोनों होता है, लेकिन जो गर्म हवा बताओ जो गर्म हो जाएगा उनके कण काफ़ी दूर दूर हो जाएगा, तो हल्का हो जाएगा कि भारी हो जाएगा, हल्का। तो गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठेगा कि नीचे की ओर, ऊपर की ओर। और ठंडी हवाएं कहाँ आएगा, नीचे की ओर। तो यही होते रहता भैया, जो हवा नीचे जो अभी हवा था देखिएगा यही होते रहता, जो हवा नीचे था जो गर्म हो गया अब ऊपर की ओर जाएगा, तो गर्म हवा कहाँ की ओर जाता है और ठंडी हवा कहाँ की ओर जाता है, नीचे की ओर। ठंडी हवा नीचे की ओर। जो गर्म हवा हो जाएगा, जैसे हमारे आसपास के जो भी हवाएं गर्म हो जाएगी, ये गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगी, और जो ठंडी हवा होगा कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। देखिएगा तो हमारे आसपास ठंडी हवाएं पाई जाती हैं, और ऊपर में कौन सा हवा है, अच्छा ठंडी हवाएं किसके माध्यम काम करता है, और गर्म हवाएं यहाँ पे देखो 2 माध्यम हो गए, एक संघनन और एक विरल। एक संघनन माध्यम और एक क्या हो गया, विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण, जब सूर्य का प्रकाश, यही ध्यान दीजिएगा, यही अब मेन टॉपिक है। यहाँ पे क्या माध्यम हो गया, एक संघनन और दूसरे का, बताओ जब 2 माध्यम होंगे तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन की घटना घटेगा कि नहीं घटेगा, क्लियर घटेगा भैया, क्योंकि 2 माध्यम हो गया। हम बताए थे कि जब प्रकाश के, जब अपवर्तन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे लिखाएंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो उसके पथ में क्या होता है। यहाँ भी भैया वही घटना हुआ, एक वो संघनन माध्यम जो ठंडी हवा है वो कहते हैं संघनन, क्योंकि ठंडी हवा जो होगा उनके कण आपस में काफ़ी नज़दीक होते हैं। जो ठंडी हवाएं होंगी उनके कण आपस में क्या होगा, काफ़ी नज़दीक, और जो गर्म हवाएं होंगे उनका कण दूर होगा। देखिएगा कोई भी चीज़ गर्म होता है तो उसका कण दूर होने लगता है, कोई भी चीज़ गर्म होगा तो उसका कण क्या होता है, दूर। और जब जैसे दूर होगा तो हल्का होगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो गर्म हवाएं ऊपर की ओर होता है कि नीचे की ओर, और ठंडी हवाएं, अब बताओ क्या माध्यम बन गया, और जैसे 2 माध्यम बन गया तो यहाँ पे प्रकाश का किरण आएगा तो उसके पथ में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा। सिंपल सी बात है कि जैसे भैया ऊपर हवा हो गया गर्म, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा, ये आपका वायुमंडल है, ये आपका क्या चीज़ है, वायुमंडल। यहाँ पे देखिए ऊपर में गर्म हवा है और नीचे में कौन सा हवा है, ठंडा हवा है, समझिएगा। ऊपर में गर्म हवा, नीचे में ठंडा हवा है। यहाँ पे आपका कौन सा माध्यम होगा, गर्म हवा, विरल माध्यम, ये ठंडा हवा, संघनन माध्यम। अब भैया यहाँ से सूर्य का प्रकाश आएगा तो कितने माध्यम को पार करके आएगा, 2। हम बताए थे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में क्या होता है, परिवर्तन है। इसी घटना को अब ये भैया ये घटना वायुमंडल में हो रहा है, ये घटना कहाँ हो रहा है, वायुमंडल में। इसको कौन सा अपवर्तन कहेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश आएगा, ये सूर्य है आपका, सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये हल्का विचलित हो जाएगा, हल्का क्या हो जाएगा, विचलित। ये प्रकाश आएगा हल्का विचलित हो जाएगा, ये प्रकाश आएगा हल्का क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, उसके पथ में परिवर्तन हो जाएगा। यही क्या चीज कहलाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो बताएगा गर्म हवाएं विरल माध्यम के भांति काम करती है कि संघनन माध्यम,
और ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं ऊपर होगी कि नीचे होगी, और ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं के कण दूर दूर होंगे कि नज़दीक होंगे, और ठंडी हवाएं के कण नज़दीक में। यही कारण तो इसको ठंडी हवा को संघनन माध्यम बोल रहे हैं। ठंडी हवा को क्या चीज़ बोल रहे हैं? अब बताओ, जो हवा गर्म होगा, देखिएगा ये आपका वायुमंडल है, ये आपका वायुमंडल है। जो हवा गर्म होगा वो गर्म हवा कहाँ को उठेगा? ऊपर को। और ठंडी हवा कहाँ क्यों रहेगा? नीचे क्यों? गर्म हवा भैया हल्का होकर ऊपर चल जाएगा और ठंडी हवा नीचे क्यों रहेगा? इसी कारण को घटना देखिएगा, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो दो माध्यम को पार करके आता है, एक गर्म हवा और एक ठंडी हवा। और यहाँ पर दो माध्यम, एक गर्म हवा विरल माध्यम की भांति कार्य करता है, जबकि ठंडी हवा किसके भांति? संघनन। दो माध्यम को जैसे पार करेगा सूर्य के पथ में क्या होगा? परिवर्तन। और इसी को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। इसी को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्योंकि भैया सूर्य का प्रकाश जो है दो माध्यम को पार करके आ रहा है, एक गर्म हवा एक ठंडी हवा, और दोनों माध्यम से जब पार करके आएगा तो इसके पथ में हमेशा परिवर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन ही कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में क्या चीज होता है? परिवर्तन होता है। ऐसी घटना को क्या चीज कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। लेकिन ये घटना वायुमंडल में हो रहा है, इसलिए इसको क्या चीज कहेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन पूछेगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन को उदाहरण बताइए, तो तारे का टिमटिमाना, बड़ी बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि वायुमंडलीय अपवर्तन को उदाहरण बताइए। तारे का टिमटिमाना, टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। पूछेगा कि बताइए तारे का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? बताए अग्रिम सूर्योदय तो मतलब सूर्य उगे से पहले ही दिखाई देना और सूर्य डूबे के बाद भी दिखाई देना, यही कहलाता है अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। पूछेगा कि बताइए अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त के बीच का अंतर कितने मिनट का होता है? 2 मिनट का। अंतर कितने मिनट का? 2 मिनट का होता है। तो बताएगा जब सूर्य का प्रकाश दो माध्यम को पार करके आएगा, ऊपर में कौन सा हवा है, नीचे में कौन सा? जब ये दोनों माध्यम को पार करके आएगा तो उसके पथ में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा भैया, क्योंकि दो माध्यम, ऊपर में आपका विरल माध्यम बन जाता है और नीचे में क्या चीज बन जाता है? जैसे ही दोनों माध्यम को पार करके आएगा, श्वेत का प्रकाश जो आपका सूर्य का प्रकाश है उसको सही से रहने नहीं देगा, उसको प्रकाश अति परिवर्तन कर देगा, उसके पथ में क्या चीज कर देगा? परिवर्तन। यही कहलाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। बताएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, तारे का टिमटिमाना और तारे का चमकना पूर्णांतिक परिवर्तन। यहाँ पे क्वेश्चन फंसाएगा, तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय परिवर्तन और तारे का चमकना पूर्णांतिक परिवर्तन। बताएगा हीरे का चमकना पूर्णांतिक परिवर्तन। यहाँ पे तारे का टिमटिमाना है, तारे का टिमटिमाना क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय परिवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय परिवर्तन। तो पहले इसका लिखेगा वायुमंडलीय परिवर्तन। समझ में आ गया वायुमंडलीय परिवर्तन? किसी को डाउट है वायुमंडलीय परिवर्तन में? तो बताएगा ऊपर में कौन सा हवा होती है? गर्म हवा। नीचे में गर्म हवा किसकी भांति कार्य करती है? और ठंडी हवा जैसे दो माध्यम को पार करके आएगा सूर्य का प्रकाश तो क्या सही से रहने देगा कि उसके पथ में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटनाओं का क्या चीज कहा जाता है? वायुमंडलीय परिवर्तन। तो लिखेगा वायुमंडलीय परिवर्तन का परिभाषा। लिखेगा पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। उसी में लिखेगा, अब नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, गर्म हवाएं ठंडी हवाएं की तुलना में, गर्म हवाएं ठंडी हवाएं की तुलना में, बताओ संघनन होता है कि विरल होता है? विरल। गर्म हवाएं ठंडी हवाएं की तुलना में विरल होती है। गर्म हवाएं ठंडी हवाएं की तुलना में विरल होती है। गर्म हवाएं ठंडी हवाएं की तुलना में विरल होती है। अर्थात गर्म हवाएं विरल माध्यम के भांति कार्य करता है। अर्थात गर्म हवाएं विरल माध्यम के भांति, अर्थात गर्म हवाएं विरल माध्यम के भांति, अर्थात गर्म हवाएं विरल माध्यम के भांति एवं ठंडी हवाएं संघनन माध्यम के भांति कार्य करता है। एवं ठंडी हवाएं संघनन माध्यम के भांति कार्य करता है।
आगे लिखिएगा, ठंडी हवाएं संघनन माध्यम के भांति कार्य करता है। लिखिएगा हमारे आसपास की हवाएं हमारे आसपास की हवाएं गर्म होती है। हमारे आसपास की हवाएं गर्म होती है जब प्रकाश की किरण नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जब प्रकाश की किरण नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जब प्रकाश की किरण नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जब प्रकाश की किरण नीचे से ऊपर की ओर जाता है तब इसके पथ में परिवर्तन होता है। 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 इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या चीज कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आगे लिखे, अगला पॉइंट लिखे, प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब उसके पथ में परिवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब उसके पथ में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है अर्थात यह घटना वायुमंडल में हो रही है। अर्थात यह घटना वायुमंडल में हो रही है। अर्थात यह घटना वायुमंडल में हो रही है। अर्थात यह घटना क्या चीज में हो रही है? वायुमंडल में हो रही है जिस कारण इसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जिस कारण इसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। हेडिंग मारिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। पहला बताएगा, पहला क्या चीज है? तारे का टिमटिमाना। और दूसरा क्या बताएगा, क्या चाहिए आपका? अग्रिम सूर्योदय एवं अग्रिम सूर्योदय। सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य का उगना, सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम मतलब होता है आगे। अग्रिम का मतलब क्या होता है? आगे। और एडवांस का मतलब भी अग्रिम होता है। समझ में आया? एडवांस का मतलब क्या होता है? अग्रिम। जो चीज़ पहला ही मिल जाए, समझ में आया ना? जो पहला ही मिल जाए वही होता है अग्रिम बोला जाता है। और एडवांस का मतलब क्या होता है? अग्रिम। एडवांस में ही, जैसे किसी का नौता अगर शादी ब्याह का भेजना है तो उसको पहले ही भेज देते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि एडवांस में ही नौता हमको मिल गया, तो अग्रिम होता है। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। विलंबित सूर्यास्त। अब आइएगा, पहला लिखेगा तारे का टिमटिमाने के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? जो पूछे बताइए तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हो गया यहाँ तक। अब आएगा, देखिएगा ये आपका स्टार है, यहाँ समझिएगा। अब बताइए, स्टार पृथ्वी से बहुत ऊंचा है, सूर्य से भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। समझ में आया? बताइएगा ये जो स्टार है क्या पृथ्वी से नज़दीक है कि बहुत दूरी पर है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी, आपका स्टार है, स्टार यहाँ पे समझिएगा, तारा जो आपका स्टार है इस सूर्य से बहुत नज़दीक है कि बहुत दूरी पर है? बहुत, सूर्य से भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। समझ में आया? पृथ्वी, सूर्य तो आपका 15 करोड़ किलोमीटर है, ये उससे भी ज़्यादा दूरी पर है। ये हम लोग पृथ्वी पर से देख रहे हैं, ये आपका अर्थ है। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, कोई लड़का यहाँ से देख रहा है इस तारा को। अब बताएगा, यहाँ पे आपका वायुमंडल है, यहाँ पे क्या चीज़ है? वायुमंडल। ऊपर कौन सा हवा होगा और नीचे कौन सा होगा? ठंडा हवा होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, जब ये प्रकाश की किरण आएगा
जब प्रकाश की किरण आएगा तो कितने माध्यम को पार करके आएगा? 2 माध्यम को। और जैसे ही 2 माध्यम को पार करके आएगा यहाँ पे इसका पथ में लगेगा और फिर जाएगा तो ये हमको लगता है कि झिलमिलाते दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? झिलमिल, क्योंकि इसका प्रकाश का परिवर्तन हमेशा होते रहेगा। देखिएगा हमेशा परिवर्तन होते रहेगा, क्योंकि भैया 2 माध्यम को पार करके आ रहा है। ऊपर में गर्म हवा, नीचे में क्या होता है? ठंडी हवा। और वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण इसका पथ में हमेशा परिवर्तन दिखाई देता है। हमेशा क्या होता है? परिवर्तन दिखाई देता है, जिस कारण ये स्टार आपको बताइए कैसा दिखाई देगा? टिमटिमाते हुए नजर आता है, क्योंकि इसका स्थिर नहीं होता है। स्थिर होने के कारण क्या चीज़ नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 माध्यम को पार करके आएगा तो पहले ही जैसे आपका ऊपर में हो जाएगा गर्म हवा, नीचे में कौन सा हवा है? ठंडी। और कितने माध्यम को पार करके आएगा? 2। और जैसे ही माध्यम को पार करेगा 2 तो बता क्या इसका एक ही पथ में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। और जैसे पथ में परिवर्तन होगा तो हम लोग को जो स्टार है दिखाई झिलमिलाते दिखाई देता है, लगता है कि टिमटिमा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? आपका जो स्टार है रियल में टिमटिमाता नहीं है। रियल में जैसे सूर्य चमक रहा है रियल में वैसे ही चमकते रहता है, लेकिन भैया वो ज़्यादा दूरी होने के कारण जब हम लोग के पास पहुंचता है उसका प्रकाश तो रास्ता में विचलित हो जाता है। रास्ता में क्या हो जाता है? विचलित। तो हम लोग का ऐसा आभास होता है कि तारा है जो टिमटिमा रहा है, जबकि तारा टिमटिमाता नहीं है। जिस प्रकार सूर्य आपका है उस तरह आपका तारा भी है, लेकिन अधिक दूरी होने के कारण हम लोग को उसका प्रकाश जो आता है रास्ता में विचलित हो जाता है, जिस कारण हम लोग को क्या चीज़ दिखाई देता है? टिमटिमाते नजर होता है। लेकिन क्या पूछेगा कि रियल में क्या तारा टिमटिमाते हैं? नहीं, वो हम लोग का आभास ऐसा होता है। क्या होता है? आभास। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण। तो लिखिएगा तारे का टिमटिमाना, लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा तारे आकाश में वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारे आकाश में वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारे आकाश में वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारे आकाश में वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। टिमटिमाते हैं। तारे से उत्पन्न होने वाले प्रकाश, तारे से उत्पन्न होने वाले प्रकाश, तारे से उत्पन्न होने वाले प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में निरंतर परिवर्तित होते रहती है। तारे से उत्पन्न होने वाले प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में निरंतर अपवर्तित होते रहती है। 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 निरंतर क्या होती रहती है? अपवर्तित होते रहती है, जिस कारण तारे की आभासी स्थिति हमेशा बदलती रहती है। जिस कारण तारे की आभासी स्थिति हमेशा बदलती रहती है। जिस कारण तारे की आभासी स्थिति जिस कारण तारे की आभासी स्थिति जिस कारण तारे की आभासी स्थिति हमेशा बदलती रहती है। जिस कारण तारे की आभासी स्थिति हमेशा बदलती रहती है। बदलती रहती है, जिसके फलस्वरूप तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जिसके फलस्वरूप तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जिसके फलस्वरूप तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। फिर से समझिएगा, यहाँ पे फिर से समझा रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। जिसके फलस्वरूप तारे क्या चीज नजर आते हैं? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्टार है, फिर से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग पृथ्वी पर से देख रहे हैं, ये आपका पृथ्वी है। यहाँ से कोई लड़का इसको देख रहा है, मान के चलिए यहाँ से कोई लड़का इसको देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। अब बताओ यहाँ पे आपका वायुमंडल है, ये आपका क्या चीज़ है? वायुमंडल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर में कौन सा हवा? गर्म हवा, नीचे में ठंडी हवा। बताओ कितने माध्यम को पार करके आएगी? तो यह इसका हल्का रास्ता विचलित हो जाएगा। इसका हल्का रास्ता क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। इस तरह करके हल्का विचलित हो जाएगा। इस तरह करके हल्का विचलित हो जाएगा इसका रास्ता, इस तरह विचलित हो जाएगा। तो बताओ ये क्या रियल में टिमटिमा रहा है कि हमको ऐसा आभास होता है? ऐसा आभास होता है। किसके कारण आभास होता है? वायुमंडलीय। क्योंकि भैया जैसी प्रकाश की किरण 2 माध्यम को पार करके आएगी तो उसके पथ में परिवर्तन होता है, और वही कारण है कि जो हम लोग का तारा है सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। इस दूरी के होने के कारण इसमें वायुमंडलीय परिवर्तन दिखाई देता है, और वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण तारे कैसे नजर आते हैं? टिमटिमाते नजर आते हैं। क्योंकि जब तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है तो 2 माध्यम को पार करके आता है हमारे आंखों के पास, और जैसे 2 माध्यम को पार करेगा तो उसके पथ में क्या हो जाता है? परिवर्तन। और यही कारण है कि हम लोग का तारा कैसा नजर दिखाई देता है? टिमटिमाते हुए नजर दिखाई देता है। चलिए आगे आइएगा, हेडिंग मारिएगा अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त।
अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्या चीज़ है। देखिएगा हम लोग यहाँ पे पृथ्वी है, ये आपका नीचे क्या चीज़ है, पृथ्वी। हम लोग ये पृथ्वी है आपका अर्थ। अब समझिएगा भैया, अग्रिम सूर्योदय मतलब सूर्य उगने से पहले ही दिखाई देना, विलंबित सूर्यास्त मतलब सूर्य डूबने के बाद भी दिखाई देना। ये कैसे होता है, जो ये आपका क्षितिज रेखा, क्षैतिज रेखा, पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखा को क्या चीज कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये सूर्य जो है, सूर्य यहाँ पे देखिएगा ये क्या चीज, इधर पूरब, इधर क्या चीज आपका पश्चिम, ये आपका पूरब इधर है, मान लेते हैं उधर पूरब है, ऐसे भी ग्राफ में उधर पूरब ही होता है, इधर क्या होता है पश्चिम। अच्छा बताओ सूर्य उगता किधर से है, पूरब में, डूबता किधर है, इधर भैया, इधर डूबेगा सूर्य, डूबता है, इधर उगता है, मतलब सूर्योदय होता है, इधर सूर्यास्त लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, समझिएगा। इधर सूर्यास्त होगा, इधर क्या होगा, सूर्योदय। जब यहाँ पे सूर्य निकल रहा होता है, गौर कीजिएगा, ये आपका क्षैतिज रेखा है, ये आपका कौन सा रेखा है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। हम लोग कहाँ से देखेंगे, पृथ्वी की सतह से, क्षैतिज रेखा पर से देखेंगे। जब यहाँ सूर्य निकल रहा होता है, देखिएगा ये आपका सूर्य है, ये सूर्य है। अब यहाँ पे देखिएगा वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण ये सूर्य आपको हल्का अभी निकला नहीं है, क्योंकि अथी जो सूर्योदय का मतलब होता है क्षितिज, रियल में क्या चीज को पार करना, क्षैतिज रेखा को पार करना। सूर्योदय का मतलब होता है रियल में किसको पार करना, क्षैतिज रेखा को पार करना। जब क्षैतिज रेखा को क्लियर पार कर जाता है तब कहलाता है सूर्योदय हो गया। और जब रियल सूर्यास्त, सूर्यास्त का मतलब होता है रियल में सूर्य को क्या चीज पार करना, क्षैतिज रेखा। जब सूर्य क्षैतिज रेखा को पार करके नीचे चला आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, सूर्यास्त। जब क्षैतिज रेखा को पार करके सूर्य बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय। तो रियल में सूर्योदय और सूर्यास्त का मतलब होता है किसको पार करना, क्षैतिज रेखा को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सूर्योदय है यहाँ पे। अब यहाँ पे सूर्य देखिएगा, ये सूर्य है, क्या चाहिए आपका, सूर्य है, ये आपका सूर्य है। ये अभी क्षैतिज रेखा को पार किया कि नहीं किया है, नहीं किया। लेकिन वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण सूर्य हमको हल्का ऊपर उठाई दिखाई देता है। वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण सूर्य हमेशा हमको हल्का क्या चीज दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्या रियल में क्षैतिज को पार कर चुका है, नहीं। सूर्योदय और सूर्यास्त का मतलब होता है रियल में क्या चीज को पार करना, क्षैतिज रेखा को पार करना। लेकिन भैया वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण, जैसे आप पानी में सिक्का को डाल रहे थे तो हल्का क्या चीज दिखाई दे रहा था, उठा हुआ। बस वही घटना यहाँ पे भी होता है। जैसे ही भैया क्षैतिज को पार नहीं करता, जैसे ही वायुमंडलीय परिवर्तन होगा तो सूर्य का ये हमेशा हल्का क्या चीज दिखा देगा, उठा हुआ। हमेशा क्या चीज दिखाई देगा, उठा हुआ। और जब उठा हुआ दिखाई देगा तो क्या रियल में क्षैतिज को पार किया है कि नहीं किया है, नहीं क्या। यही कहलाता है अग्रिम सूर्योदय, मतलब सूर्य उगने से पहले ही सूर्य दिखाई दे देना, सूर्य उगने से पहले ही दिखाई दे देना, क्या चीज कहलाता है, अग्रिम सूर्योदय। ये टाइमिंग कितना देर का होता है, 2 मिनट का, ये टाइमिंग होता है 2 मिनट का। उसी तरह अब यहाँ पे देखिएगा सूर्यास्त हो रहा है, यहाँ पे सूर्य है, अब डूबने के कगार पे है, सूर्य डूबने वाला है, लेकिन 2 मिनट पहले ही सूर्य डूब जाता है। कैसा दिखाई देता है, 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देता है। विलंबित सूर्यास्त, विलंबित सूर्यास्त मतलब लेट से, 2 मिनट लेट से डूबता है। तो बताइए किसके कारण होता है, वायुमंडलीय। भैया डूबना चाहिए था वो पहले ही डूब गया है, ऐसे समझिए, लेट से डूब रहा है। डूबना चाहिए तो उससे क्या हो रहा है, लेट से डूब रहा है। किसके कारण, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण। अब बताओ रियल में देखिएगा सूर्योदय और सूर्यास्त का मतलब होता है रियल में क्या चीज को पार करना, क्षैतिज रेखा। जब ये क्षैतिज रेखा को सूर्य पार कर जाता है तो सूर्योदय कहलाता है। जब ये क्षैतिज रेखा को पार करके नीचे की ओर चल जाएगा तो क्या चीज कहलाता है, सूर्यास्त कहलाता है। लेकिन जब भैया सूर्य उगता है, जब सूर्यास्त हो रहा है मतलब सूर्य उगने वाला, सूर्योदय हो रहा है, तो जब सूर्योदय हो रहा है तो ये वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण क्या चीज दिखाई देता है, हल्का उठा हुआ। ये ऐसा उठा हुआ दिखाई देता है किसके कारण, वायुमंडलीय। क्या रियल में सूर्य उग चुका है, नहीं, हल्का उठा हुआ वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं अग्रिम सूर्योदय। क्या चीज बोलते हैं, अग्रिम सूर्योदय। और सूर्य डूबने के बाद भी दिखाई देता है, सूर्य डूबने के बाद भी दिखाई देता है। इसको क्या चीज बोलते हैं, विलंबित सूर्यास्त। ये टाइमिंग कितना मिनट का होता है, 2 मिनट का टाइमिंग होता है। तो इसी के बारे में लिखिएगा, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। लिखिएगा अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, लिखिएगा। वास्तविक सूर्योदय का मतलब होता है,
वास्तविक सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य को रियल में क्षैतिज रेखा को पार करना। अग्रिम सूर्योदय का मतलब होता है 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 सूर्य को रियल में किसको पार करना? क्षैतिज रेखा को पार करना। सूर्य को रियल में क्षैतिज रेखा को पार करना। सूर्य को रियल में क्षैतिज रेखा को पार करना। सूर्य को रियल में क्षैतिज रेखा को पार करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण ही 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 सूर्य सूर्योदय के पहले वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण ही सूर्य सूर्योदय के पहले सूर्य सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद है। वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण ही सूर्य सूर्योदय के पहले सूर्य सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई पड़ता है। सूर्य सूर्योदय के पहले मतलब सूर्य उगने से पहले और डूबने के बाद भी दिखाई देता है। सूर्य सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई पड़ता है। इसी घटना को अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त कहा जाता है। इसी घटना को अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त कहा जाता है। इसी घटना को अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त कहा जाता है। इसी घटना को अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त कहा जाता है। बताइए टाइमिंग कितना का होता है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के बीच? 2 मिनट का। तो अगला पॉइंट में लिखिएगा वास्तविक सूर्योदय में आभासी सूर्योदय। वास्तविक सूर्योदय एवं 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 आभासी सूर्योदय। आभासी सूर्योदय एवं वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त। वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त। वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतर 2 मिनट का होता है। के बीच का अंतर 2 मिनट का होता है। का बीच का अंतर 2 मिनट का होता है। के बीच का अंतर 2 मिनट का होता है। देखिएगा फिर से समझा दे रहे हैं फिगर। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त मतलब सूर्य उगने के पहले ही 2 मिनट दिखाई देना। सूर्य उगा भी नहीं है, छोटा सूर्य अभी कहाँ है? नीचे, लेकिन अपवर्तन के कारण कहाँ दिखाई दे रहा है? ऊपर। मतलब सूर्य उगा नहीं है, उगने से पहले ही 2 मिनट दिखाई दिया तो ये क्या कहलाएगा? अग्रिम सूर्योदय कि अग्रिम सूर्यास्त? अग्रिम सूर्योदय। सूर्य उगने से पहले ही दिखाई दे रहा है तो ये अग्रिम सूर्योदय। और किसके कारण दिखाई दे रहा है? वायुमंडलीय परिवर्तन। इधर देखिएगा ये होता है। अब यहाँ पे देखिएगा सूर्यास्त। सूर्य डूब चुका है। सूर्य क्या हो चुका है? डूब चुका है। रियल में सूर्य डूब चुका है। अच्छा, रियल में सूर्य उगना डूबना कब मानते हैं? जब किसको पार कर जाता है? क्षितिज को। क्षैतिज नहीं, क्षितिज को पार करता है। समझ में? क्षैतिज अलग होता है, क्षितिज को पार करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर समझिएगा। जब सूर्य यहाँ पे सूर्य डूब चुका है, रियल में सूर्य क्या हो चुका है, लेकिन फिर भी 2 मिनट तक हमको दिखाई देता है, यही कहलाता है विलंबित। मतलब रियल में सूर्य डूब चुका है भैया, सूर्य उगने से पहले ही 2 मिनट हमको दिखाई दे दिया और सूर्य डूबने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई दे रहा है। सूर्य उगने से पहले 2 मिनट दिखा दिया और सूर्य डूबने के बाद भी कितना मिनट तक दिखाई दे रहा है? 2 मिनट दिखाई दे रहा है। इसी को कहा जाता है अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। सूर्य उगने से पहले 2 मिनट। बताओ ये अपवर्तन का कितना बढ़िया लॉजिक है कि सूर्य उगा भी नहीं है, पहले ही निकाल के दिखा दिया। समझ में? सूर्य उगा भी नहीं है, पहले ही दिखा दिया थी, क्या हो जाएगा? अग्रिम सूर्योदय। और सूर्य डूब चुका है और फिर भी दिखाई दे रहा है। सूर्य डूब चुका है फिर भी दिखाई दे रहा है, कितने मिनट तक के? 2 मिनट तक के। तो इसी को क्या चीज कहा जाता है? विलंबित सूर्यास्त। तो अग्रिम सूर्योदय मतलब पहले ही उग गया तो अग्रिम सूर्योदय, और देर से डूब रहा है तो क्या हो जाएगा? विलंबित सूर्यास्त। तो भैया ये टाइमिंग कितना मिनट का होता है? 2 मिनट का। अब आइएगा तारे एवं ग्रह में अंतर। क्वेश्चन पूछा हुआ है, हेडिंग मारिएगा तारे एवं ग्रह में अंतर। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
तारे एवं ग्रह में अंतर, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है, तारे एवं ग्रह में अंतर। तो देखिएगा तारे का अपना प्रकाश होता है, जो तारा है उसका क्या होता है, अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। तारे का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। आगे देखिएगा, तारे स्वयं के प्रकाश से, मतलब अपने प्रकाश से चमकते हैं, तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, जबकि ग्रह क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। ग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं, सूर्य के, जबकि तारे किसके प्रकाश से, स्वयं के प्रकाश से। देखिए तारे पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर होते हैं, तारे पृथ्वी से क्या होते हैं, काफ़ी दूरी पर, जबकि ग्रह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक होते हैं। पूछेगा कि आपका ग्रह ज़्यादा नज़दीक है कि तारा ज़्यादा नज़दीक है, ग्रह, तारा बहुत ज़्यादा उधर सूर्य से भी ज़्यादा दूरी पर है। आगे देखिएगा, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ग्रह का अपना प्रकाश ही नहीं होता है। ग्रह किसके प्रकाश से प्रकाशमान होता है, सूर्य के। और तारे का क्या अपना प्रकाश होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बताइएगा, पहला तारे का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। देखिए तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, जबकि ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, जबकि ग्रह किसके प्रकाश से, तारे पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर होते हैं, ग्रह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक होते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ये आपका अंतर पूछेगा। तो तारे का अपना प्रकाश होता है कि नहीं होता है, ग्रह का अपना प्रकाश, बताएगा तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से। अब बताओ, इस ग्रह सूर्य के, तारे पृथ्वी से नज़दीक की दूर, ग्रह नज़दीक, बताएगा तारे क्या चीज़ करते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते। तो ये हो गया तारे एवं ग्रह में अंतर। तो आज के लिए क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।